गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर का नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको देखने चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई स्केलर। बाई स्केलर, कोई एक स्केलर है उससे अगर किसी वेक्टर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर क्या होता है उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझिए, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है ए, ठीक है। तो ये तो वेक्टर है, ये वेक्टर है। इसमें किसी स्केलर से आप प्रोडक्ट करते हो, इसमें स्केलर से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। तो मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी है, मान लीजिए के है, ठीक, स्मॉल के। अब स्मॉल के एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है ना। के की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, -2 हो सकती है, -10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ए क्या है, ये एक वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब इनका जब दोनों का आपने प्रोडक्ट किया, ठीक है, इनका आपने मल्टीप्लिकेशन किया, तो जब इससे कोई नया जो, अब इससे क्या बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा, न्यू वेक्टर, न्यू वेक्टर। इससे एक न्यू वेक्टर बनेगा। सपोज करो कि वो बी है, बी वेक्टर है। तो आपने क्या किया, एक वेक्टर ए है, इसमें एक आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो उससे एक नया वेक्टर बनेगा, उससे एक नया वेक्टर बनेगा। और ये जो न्यू वेक्टर है, इस न्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन वो सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। इसमें भी डायरेक्शन में भी आपका दो कंडीशन है, डायरेक्शन में भी दो कंडीशन है। अगर k की वैल्यू जो है, अगर k की वैल्यू, k पॉजिटिव है, k अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर। बी वेक्टर जो नया वेक्टर मिला है स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका डायरेक्शन सेम होगा ए के जैसे ही। कब, जब जिससे आप जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किए वो अगर वो पॉजिटिव है, लेकिन जिस स्केलर से आपने मल्टीप्लाई अगर वो नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन बनेगा, जो अब नए वेक्टर दैट इज बी का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट टू ए वेक्टर के ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन सेम कब रहेगा, डायरेक्शन सेम कब रहेगा, जब आप के जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो। डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों हो जाएगा, जब के आपका नेगेटिव है। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसका आपको, आप एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज करो कि कोई एक वेक्टर एफ है और एफ दिया है 4 न्यूटन। एफ कितना दिया है, 4 न्यूटन, ठीक है। एफ कितना दिया है आपका, 4 न्यूटन। अब एफ, आप एफ को छोड़ो, आप ऐसे समझो कि मान लो कोई एक वेक्टर है, एफ वेक्टर है ना, इनिशियली ये आपका इनिशियल वेक्टर है। अब इस वेक्टर में ना आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अब जो नया वेक्टर आया, सपोज करो वो एफ डैश वेक्टर है, एफ डैश, तो ये हो जाएगा 2f वेक्टर। भाई f में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2f वेक्टर, ये नया वेक्टर हो गया। अब इस f डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहले के 2 टाइम्स हो गया है। कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा सेम एज वेक्टर f। जो वेक्टर f का डायरेक्शन रहा होगा उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि आपने जिससे मल्टीप्लाई किया, जिससे स्केलर से मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव है, ठीक है। सपोज करो, ये पहला एग्जांपल था। सपोज करो इस तरीके से कोई एग्जांपल, कोई वेक्टर f है, इसमें आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई किया है, -3 से। यहाँ पे +2 से मल्टीप्लाई किया था। अब -3 से मल्टीप्लाई किया तो जो नया f डबल डैश मान लो एक नया वेक्टर बनता है इससे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -3 वेक्टर f। तो ये जो आपका नया वेक्टर बन के आया f डैश, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हो गया 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया। और इसका जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू एफ वेक्टर। जो पहले वेक्टर आपका f था उससे ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू -3 है।
और अगर स्केलर आपका माइनस हो ना, के की वैल्यू नेगेटिव हो, तो डायरेक्शन हो जाता है क्या, ऑपोजिट। ठीक है, तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर क्वांटिटी से अगर आप किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसको हमने अभी समझा। अब हम लोग देखने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर में हम लोग दो प्रोडक्ट देखेंगे, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों को अच्छे समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, इसको अब हम लोग देखने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा, इसको देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिनोट करते हैं, ए डॉट बी, इसका डॉट प्रोडक्ट। और इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत बच्चे जानते भी होंगे आप सब में से, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। तो आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ये होता है ए डॉट बी का फॉर्मूला। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन कि ये डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड टू प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, टू projection of other vector along it। क्या कह दिया भाई, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और एक आपका वेक्टर बी है, इस तरीके से ये वेक्टर बी है। तो अगर हमें a डॉट बी लिखना है तो देखो ये होता क्या है। अब इस b का प्रोजेक्शन अगर आपको a के अलॉन्ग लो, देखो a डॉट बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड विथ द प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर अलॉन्ग इट। a के डायरेक्शन में b का प्रोजेक्शन कितना होगा, a के अलॉन्ग b का प्रोजेक्शन कितना होगा। तो अगर ऊपर से आप टॉर्च जलाओ, तो ये b का प्रोजेक्शन यही आएगा, ये बी कॉस थीटा। बी का प्रोजेक्शन कितना आएगा, बी कॉस थीटा। तो ये डेफिनेशन ही कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ए का वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड टू द प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, बी कॉस थीटा, बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा अलॉन्ग इट, इसके डायरेक्शन में। तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये डेफिनेशन में ही कहता है, ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसके डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर बातें करें तो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका कॉम्यूटेटिव, ठीक, कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट आपका होता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का देखो मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए निकालो, बात एक ही है। ए डॉट बी और बी डॉट ए बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एसोसिएटिव भी होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका एसोसिएटिव भी होता है। मतलब क्या है कि ए डॉट बी डॉट सी लिखो या ए डॉट बी डॉट सी लिखो, एक ही बात है, ठीक है, एसोसिएटिव भी होता है। नेक्स्ट तीसरी बात यह है कि जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कब होती है। सेम आपका देखो जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, देखो इसको आप एक बात भी समझो, ए डॉट बी जो होता है ना, ए डॉट बी ये होता है ए
बी कॉस थीटा, मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये जो रिजल्ट आता है ना ए डॉट बी का, जो रिजल्ट आता है, ये स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। देखो ये आपका मॉड में है, स्केलर क्वांटिटी मॉड में है, स्केलर मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा एक आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो ये पूरी की वैल्यू आपकी क्या हो गया? एक स्केलर हुआ, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो ये स्केलर हुआ। इसीलिए इस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट अगर किन्हीं दो वेक्टर का हम लोग देखें, वो कब मैक्सिमम होगा वो देखें, ठीक है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक, टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, देखो कब होगा? देखो ए डॉट बी जो होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। फॉर ए डॉट बी मैक्स कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होती है? कॉस 0 डिग्री के लिए, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर दो वेक्टर का आपका क्रॉस प्रोडक्ट, आप सॉरी डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो cos 1 पे आएगी। तो cos 1, ये इसको 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ बी, यही होता है, ठीक है। ए बी आप उसको लिख सकते हो। तो ये होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू किन्हीं दो वेक्टर के लिए। अब नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें कि अगर किन्हीं कोई एक आपका वेक्टर है, उसका खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है? कोई एक वेक्टर है, उसका खुद के साथ उसका स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है? अगर ये हम लोग देखना चाहें तो भी हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसका ए के साथ ही अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए और कॉस ऑफ ए के बीच में एंगल कितना होगा? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब एक वेक्टर का खुद के ही साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? ए स्क्वायर, मॉड ऑफ दैट वेक्टर स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ दैट वेक्टर स्क्वायर, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग देखने चल रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट देखने चल रहे हैं। यूनिट वेक्टर्स आई जे के अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हम लोगों ने कल देखा था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको समझा था। तो यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट देखें, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें, आइए देखते हैं। जैसे मान लो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप का आई कैप के साथ अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट लिखाना है तो कैसे लिख सकते हो? आई कैप मॉड आई कैप इंटू कॉस ऑफ आई के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। देखो मॉड ऑफ आई कितना होता है? 1। भाई आई क्या है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 1, और इसको भी आप, इसका भी वैल्यू आप अगर लिखना चाहो तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इस तरीके से आई कैप मल्टीप्लाइड बाई जे कैप की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको कैसे निकालेंगे? आई और जे का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट होता है क्या है आपका? आई कैप इंटू जे कैप कॉस ऑफ थीटा। आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा? आई देखो एक्स के अलॉन्ग, जे आपका वाई के अलॉन्ग, बीच का एंगल 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार से आई जे तो आपका 0 हो गया, इसी प्रकार से जे कैप इंटू के कैप भी 0 होगा, के कैप इंटू आई कैप भी 0 होगा। मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर रहा
तो उसका वैल्यू, उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। और अगर अलग अलग डॉट यूनिट वेक्टर्स रहे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0। देखो इस पर एक स्पेशल सा आपका केस बनता है और उसको आपको ध्यान भी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस में उसको यूज कर लेते हो। डायरेक्टली उसको क्वेश्चन में आप क्या करते हो, यूज करते हो। सपोज करो कि एक वेक्टर है a और इसका वैल्यू दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और एक वेक्टर है b, इसकी वैल्यू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और अब आपसे कह दिया जाए कि a डॉट b बताओ हमें, a डॉट b बताओ हमें, तो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, देखो आप a1 i का मल्टीप्लाइड इसमें सब में करोगे, तो a1 i का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो देखो i से i का मल्टीप्लाई a1 और b1, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, i का i में मल्टीप्लाइड डॉट प्रोडक्ट जब होगा, i डॉट i होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन i का j के साथ 0 हो जाएगा, i का k के साथ 0 होगा। इसका मतलब i के साथ i का i के साथ 1 देगा, j का j के साथ और k का k के साथ, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो i का i के साथ करोगे तो a1 b1 आ जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आप डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इसका आ जाएगा a2 b2 और इसका कितना आ जाएगा a3 b3, a3 b3। तो यहाँ से a डॉट b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, a डॉट b की वैल्यू ये आ जाएगी, ये रही a डॉट b की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, भाई आपको अभी हमने डॉट प्रोडक्ट तो सिखाया, लेकिन इसका एप्लीकेशन ही आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि फॉर्मूला बता दो भाई a डॉट b का, उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन इसका है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताने के काम में आता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल बताता है। देखो होता क्या है, a डॉट b की वैल्यू कितनी होती है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, आप डिवाइड कर दो, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b, यही तो होता है। तो यहाँ से आप देखो वेक्टर a और b के बीच का एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन गया, वेक्टर a और b के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। सपोज करो कि आपका वेक्टर a जो है, जैसे अभी पहले हमने लिया था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और जो वेक्टर b है वो आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। तो अब a एंड b के बीच, वेक्टर a एंड b के बीच का जो एंगल है ये आपको निकालना है। सपोज करो थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, यही बनेगा a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो a डॉट b इन दोनों का अभी हम लोगों ने निकाला कितना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये तो a डॉट b आ गया, डॉट प्रोडक्ट a और b का। मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालोगे, अंडर रूट सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, b क्या है, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये आ गया, यहाँ से आप निकाल लोगे थीटा की वैल्यू, और ये एंगल होगा a और b के बीच के एंगल का। तो एक तो एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का ये है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल बताता है। सपोज करो कि एक क्वेश्चन हम लोग ले लें, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, मान लो कि एक वेक्टर है a, वो है i कैप प्लस j कैप, ठीक है। एक वेक्टर है b, मान लीजिए वो है आपका k कैप, ठीक है, क्या है k कैप, या फिर कुछ ले लें अच्छा वैल्यू 2i कैप माइनस k कैप, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, थीटा अगर मान लीजिए तो थीटा की वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन आपको दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है आप मान लो 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका
60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। निकालो भाई, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का आपको एंगल बताना है इस तरीके के डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। ऑप्शन मैंने दे रखे हैं ये 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एक बार ट्राई करो, आप सब ट्राई करके आंसर कमेंट करो, ट्राई करके आप लोग आंसर कमेंट करो, करो भाई, ट्राई करके आप लोग आंसर कमेंट करो, करिए फटाफट करिए, ट्राई करिए और आंसर कमेंट करिए, ट्राई करिए और आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। ट्राई करिए भाई सब लोग। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है ना, ये ध्यान रखना है। चलो भाई कर लिए ट्राई, निकाला आंसर, कमेंट करो, कमेंट करो आप लोग, कमेंट करो आंसर कितना आएगा। तो अगर यहाँ पर आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो आई वाले का आई वाले के साथ लोगे तो आई इंटू आई 1 देगा और प्लस 2 आ जाएगा 2। फिर जे वाले का जे वाले का साथ अब लेने के होता है तो जे वाला यहाँ पर है ही नहीं और के वाला भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ए डॉट बी सिर्फ इतना आ जाएगा, कितना 2। ए डॉट बी कितना आ जाएगा 2, निकाल पा रहे हो ना। आई का आई के साथ 2 आ गया, आई का के के साथ 0 हो जाएगा, जे का आई के साथ 0 हो जाएगा, जे के साथ 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा 2, ठीक है। तो ए डॉट बी की वैल्यू 2 आ गई। अब मॉड ऑफ ए देखो, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी, बी का आप बताओ, बी का मैग्नीट्यूड बताओ, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ये तो होगा, यही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 112 अंडर रूट 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा 415, ठीक है 415, ठीक है। तो ये अगर आप 2 से देखो इसमें डिवाइड कर दोगे तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 5 या अंडर रूट 2/5। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2/5, या थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स अंडर रूट 2/5। तो आंसर कौन सा बनेगा, नन ऑफ दीज। आंसर कौन सा बनेगा, नन ऑफ दीज। तो ये रहा आपके एक क्वेश्चन को सोल्यूशन। तो पहला तो हमने ये यूज देखा डॉट प्रोडक्ट का कि ये डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के काम में आता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के काम में आता है। फिर दूसरा जो इसका यूज है, टू चेक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू चेक whether vectors are perpendicular। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो देखो हम लोग उसका यूज कैसे कर सकते हैं, या चेक करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं तो भी देखो कैसे यूज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का। देखो ए डॉट बी जो होता है ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है मतलब थीटा कितना होगा भाई, उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और अगर बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू आप सब चीख चिल्ला के बताओगे तो कितना होता है भाई 0 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा 0। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा 0। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे कब, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर उल्टा कह लो कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दूसरे एक दूसरे पे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच का एंगल 90 होगा। तो दूसरा यूज तो ये है, दूसरा यूज तो ये है। तीसरा और सबसे मज़ेदार जो यूज है, टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट से देखते हैं। तो जो तीसरा यूज है, टू फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन टू फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन अनदर वेक्टर। वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करना का काम में आता है दूसरे वेक्टर पर। तो देखो ये कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी,
और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। देख पा रहे हो इसको आप? देख पा रहे हो ना? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग आप बता दो इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, वेक्टर ए के अलोंग इसका प्रोजेक्शन बता दो। और कैसा प्रोजेक्शन चाहिए आपको? वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए। कैसा चाहिए? वेक्टर प्रोजेक्शन। तो बी का ए के अलोंग जो वेक्टर प्रोजेक्शन होगा, देखो क्या होगा, बी कॉस थीटा ना। देखो इसका प्रोजेक्शन इधर, ये बी कॉस थीटा मिलेगा। तो बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा तो उसका मैग्नीट्यूड पोर्शन हो गया। बी कॉस थीटा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड पोर्शन हो गया। भाई मॉड बी ले लेता हूँ ना, जिससे इसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये तो इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन आपको वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ए के अलोंग। और डायरेक्शन को हम लोग कैसे देना? एक यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। एक यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं तो ए कैप लिख दिया। क्या लिख दिया? ए कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डायरेक्शन। मैंने क्या क्या फिर से सुन लीजिए। हम लोग एक यूज अपना देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का। यूज क्या है? ये एक आपका वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना किसी दूसरे वेक्टर पर। तो अगर हम लोग बी का वेक्टर ए के अलोंग प्रोजेक्शन देखें, उसको वेक्टर प्रोजेक्शन को निकालने की बात कर रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बी कॉस थीटा ना। यही परछाई तो बनेगी, यही परछाई बनेगी बी कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ए के अलोंग। तो ए कैप लिख दिया हमने, ए कैप लिख दिया। ये क्या है? डायरेक्शन है। आपका यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन शो करता है, तो ये ए कैप एक यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन बता रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ए कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखा जाता है वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा जाता है कि नहीं? कल हमने यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखना सिखाया था कि नहीं? अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू, सॉरी ए कैप की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। ए कैप की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। देखो कैसे? पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका आ गया, ये ठीक है बराबर। अगर हम लोग पहले ए मॉड ऑफ ए का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मॉड ऑफ ए का गुणा कर देते हैं। पहले तो ये आप देख लो, ए कैप और गुणा किया तो भाग भी देना पड़ेगा मॉड ऑफ ए का। ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है? ए डॉट बी। ये क्या हो जाता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू, देखो ए कैप को क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। लिख सकते हो कि नहीं भाई? लिख सकते हो। तो आपका जो प्रोजेक्शन आया, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला वो क्या बना? देखो ए डॉट बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर। बना कि नहीं? देखो भाई ध्यान से देखो इसको, ए डॉट बी डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ये प्रोजेक्शन आया, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बना। ये किसका फॉर्मूला बना? ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बना। ये रहा आपके प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है। सपोज करो एक वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, मान लो इसकी वैल्यू दी है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। और एक वेक्टर ए है, और वेक्टर ए की वैल्यू दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको v का a के अलोंग, v का प्रोजेक्शन a के अलोंग निकालना है। तो ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये a है और ये है आपका v। तो v का a के अलोंग आपको प्रोजेक्शन निकालना है, v का a के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि नहीं? प्रोजेक्शन क्या होता है? a वेक्टर a डॉट v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई a वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर a का स्क्वायर, यही तो होता है। a डॉट v करो भाई, a डॉट v करोगे तो a डॉट v तो i का i से मल्टीप्लाई मतलब ये 6 दे देगा, j का j से मल्टीप्लाई मतलब +2, k का k से मल्टीप्लाई मतलब -2। ठीक है, इनटू a वेक्टर a कितना है? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। a क्या है? अंडर रूट। अब आपका देखो a मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो
तो ये जो प्रोजेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आप 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रोजेक्शन, ये आ जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। ये क्या है? प्रोजेक्शन वेक्टर है। ये प्रोजेक्शन वेक्टर है v का अलोंग ए, ये आपका v का अलोंग ए के आपका ये प्रोजेक्शन वेक्टर है। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ सकता है कि v का प्रोजेक्शन निकालो, v का प्रोजेक्शन वेक्टर निकालो, v का प्रोजेक्शन वेक्टर निकालो, लेकिन किसके अलोंग? a के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है उसके अलोंग। v का प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ, लेकिन a के परपेंडिकुलर जो आपका वेक्टर है उसके अलोंग, a के परपेंडिकुलर जो है उसके अलोंग। तो देखो उसको कैसे निकाल सकते हो? v वेक्टर बराबर क्या होगा? v का पैरेलल मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, v वर्टिकल ऐसे है ना। v वेक्टर बराबर क्या होगा? v का हॉरिजेंटल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट। v वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखो ये वाला v का अभी हमने निकाला, कितना है भाई? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो वर्टिकल कंपोनेंट आप निकाल सकते हो, वही पूछ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना बचेगा? आप इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 6 में से 2 गया तो 4 आई कैप, जे माइनस जे 0 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो -4 के हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू रही, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई भाई? v का प्रोजेक्शन a के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग, a के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग, तो इसकी वैल्यू ये रही। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये भी हमने कराया। तो इसके दोनों पार्ट को आप लोग बड़े आसानी मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा ना। अच्छा पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का, वो यूज होता है टू फाइंड फिजिकल क्वान्टिटीज़, टू फाइंड फिजिकल क्वान्टिटीज़ लाइक वर्क डन, लाइक फ्लक्स, किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये सब निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट यूज है इसका डॉट प्रोडक्ट का, टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटीज़। मान लो देखो पहला एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, Fe इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये क्या होता है? E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं जैसे मैग्नेटिक का, तो वो क्या होता है? B डॉट ए। ठीक है, तीसरा उदाहरण अगर हम उदाहरण देना चाहें तो वर्क डन का दे सकते हैं। वर्क डन का क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से आपका वर्क डन निकलता है। और अगर आप उदाहरण देना चाहें, तो आप पावर निकालते हैं। पावर को कैसे निकालते हो? पावर निकलता है फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। पावर निकलता है फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। आप चाहें तो एक क्वेश्चन में करा सकता हूँ इस पर। तो आपका एक यूज़ तो क्या है डॉट प्रोडक्ट का? फिजिकल क्वांटिटीज़ के वैल्यू फाइंड आउट करने में। जैसे मान लो सपोज करो कि आपको अगर एक कोई फोर्स वेक्टर दिया है, सपोज करो फोर्स वेक्टर की वैल्यू कुछ भी दे देते हैं हम लोग, मान लो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन, ये एक फोर्स वेक्टर है। अब कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसको ये फोर्स, इतना फोर्स लगाकर उसको पॉइंट ए से ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको मूव करा दिया जाता है। पॉइंट ए का जो आपका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन है। सपोज करो वो दिया है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। पॉइंट बी का जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो भी दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है पॉइंट बी का, वो गिवन है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये दोनों मीटर में दिए गए हैं, और ये फोर्स है। फिर से पूरा क्वेश्चन सुन लो।
एक पार्टिकल पर, एक बॉडी पर इतना फोर्स लगाया जाता है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करा दिया जाता है। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ये है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये है। तो बताओ वर्क डन कितना होगा। वर्क डन होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है भाई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये तो आपका ये पोजीशन वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकालते हो, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो i 2j प्लस 3k, ये तो आपका न्यूटन में दिया हुआ फोर्स है। r2 माइनस r1 करोगे तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आई कैप, 2j माइनस 3j मतलब ये माइनस j कैप, ठीक है। 3k माइनस के मतलब प्लस 2k, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो इनको, i इंटू आई 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितनी है, 6 7 में से 2 गया 5 जूल, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा, 5 जूल। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा, 5 जूल, 5 जूल का वर्क होगा। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन जो पढ़ेंगे वो वेक्टर का लास्ट मतलब लास्ट आपका पार्ट होगा, उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।